Students, today we are going to start with the topic conductance and conductivity. Okay, conductance is usually denoted by the capital G and conductivity is denoted by sigma. Conductivity is also called specific conductance. Just like resistivity is called the specific resistance, in the same way, conductivity is also called the specific conductance. Okay. Okay, now let's start. First, conductance. Reciprocal of the resistance is known as the conductance. Is known as the conductance. Okay, that is G की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/R. अगर रेजिस्टेंस R है तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/R. SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, देखिए क्या क्या हो सकता है. पहला तो जैसा कि ये रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो एक तो ये ओम इनवर्स हो सकता है. या इसी को हम लोग ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों. या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं MHO. ठीक है, ओम का इनवर्स MHO करके भी लिखा जाता है. ठीक है, या फिर इसकी दूसरी यूनिट भी होती है सीमेन, और इसका सिंबल कैपिटल S से हम लोग शो करते हैं. ठीक है, तो ये 4 यूनिट्स हैं इसकी SI यूनिट. आप लोग इस चीज को याद कर लेंगे. सेकंड है हमारी कंडक्टिविटी. जैसे कंडक्टेंस क्या शो करता है, जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है कि करंट के फ्लो में जो एक तरह से अपोजिशन होता है उसको बताता है रेजिस्टेंस. उसी तरीके से उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, यानी कि करंट कितनी आसानी से फ्लो कर सकता है, ये हमें बताता है कंडक्टेंस. कंडक्टर के लिए कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है. ठीक है, उल्टी बात रहेगी. तो इसी तरीके से कंडक्टिविटी में आप आई थिंक थोड़ा सा अंदाजा लगा लिए होंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी. डेफिनेशन होगी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी is known as conductivity. ठीक है, लाइक दैट इज सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/रो. कंडक्टिविटी को रो से सॉरी रेसिस्टिविटी को रो से शो करते हैं ना, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1/रो. SI यूनिट क्या हो जाएगी तो रेसिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है, रेसिस्टिविटी की SI यूनिट, इसकी SI यूनिट होती है आपकी ओम मीटर.
होती है ना, तो कंडक्टिविटी की क्या हो जाएगी, ओम मीटर पावर -1। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ओम मीटर पावर -1, या आप लिख सकते हैं MHO मीटर -1। सिर्फ मीटर के ऊपर ये -1 है, क्योंकि ओम का इनवर्स तो ऑलरेडी मो हो गया। या फिर आप लिख सकते हैं सीमेन पर मीटर, सिर्फ मीटर के ऊपर -1 है, ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। ठीक है, लास्ट डेट पे हम लोगों ने एक छोटा सा ओम्स लॉ में जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, तो एक छोटा सा फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया, तो वो भी हम थोड़ा सा आपको याद दिला दें। हम लोग लिखा था R = ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ। ठीक है, एंड रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू हम लोग ने लिखा था m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। तो ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला था। आई होप कि आप लोग इसको याद रखे होंगे, क्योंकि अभी इसका यूज हम लोग करेंगे, इसलिए मैंने आपको दोबारा याद दिला दिया है कि हम लोग अभी इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ओम्स लॉ, नॉर्मल वाला जो ओम्स लॉ है, ये आपसे तो ये तो क्लास 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो जाता है, तो वो ना पूछ करके ये ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या है बता देते हैं। इट स्टेट्स दैट द करंट डेंसिटी J vector is directly proportional to the electric field E vector applied across the conductor, provided all physical conditions of the conductor is unchanged. ठीक है, दैट इज, क्या इसका मतलब हुआ
कि करंट डेंसिटी जो J है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये हमें शो करना है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ, वी नो दैट, क्या है ये तो जानना पड़ेगा। क्या जानते हैं हम लोग? मैंने एक रिलेशन लिखा था आप लोगों के लिए, V और I में रिलेशन था जब हम लोग ओम्स लॉ प्रूफ कर रहे थे, नॉर्मल वाला। तो हम वहां पर हम लोगों ने ये रिलेशन पाए थे, M अपॉन NE² टाउ L/A इंटू I। ये हम लोगों को इक्वेशन मिला था, इसके पहले वाले टर्न पे हम लोगों ने इस इक्वेशन को लिखे हुए थे। ठीक है, यहां से हम क्या करें कि L को भेज दें लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा V/L इक्वल टू M NE² टाउ, और यहां लिख दें I/A। V/L को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और I/A को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। और अगर आपको ध्यान में हो तो ये जो ब्रैकेट टर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रैकेट टर्म कुछ और नहीं बल्कि रेसिस्टिविटी रो है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग यहां लिख सकते हैं, मैं यही आगे बढ़ा रहा हूं, E इक्वल टू रो J। ठीक है, और रो की वैल्यू क्या होती है, 1/सिग्मा लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। और सिग्मा क्या है कि अगर कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस अगर अनचेंज्ड है, मतलब नहीं बदल रही है, तो उस कंडीशन में जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। तो उस हिसाब से J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E मिलेगा। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा J वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर। ठीक है, यहां लिख देते हैं इन वेक्टर फॉर्म। विच इज ओम्स लॉ। ठीक है, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। इन टॉपिक्स को अपना क्लास 10th में भी एक बार पढ़े होंगे, वही टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। चलिए मैं यहाँ एक सर्किट बना रहा हूं। ठीक है, ये सेल है हमारा,
प्लस माइनस, ये की है हमारा, ठीक है। जैसे हम लोग की को ऑन करेंगे, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। ये हमारा ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कोई भी लोड लगा रखा है। अब ये लोड किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ये मोटर हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है, ये फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक तरीके से हमने कोई ऑपरेटर्स इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। मान लीजिए ये टर्मिनल इसका ए है और ये टर्मिनल बी है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये निगेटिव कनेक्टेड है। जो करंट है वो इस तरीके से इसमें फ्लो करेगा जब हम लोग स्विच को ऑन कर देंगे तब, ठीक है। मान लेते हैं कि इस ब्लैक बॉक्स के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, ठीक। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में देखेंगे। आपको मालूम है कि जब भी हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेल लगाते हैं तो उसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो जब ये करंट फ्लो करता है तो इसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, और वही एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी सेल के अंदर कहां से आती है? तो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हमें सर्किट में मिलता है। अब इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी का मेजरमेंट हमें करना है कि कोई भी सेल कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से ही चार्जेस फ्लो करते हैं, और उसी चार्जेस की फ्लो की वजह से करंट बनता है। तो जब चार्जेस फ्लो करते हैं, तो अगर हम कैलकुलेट कर ले कि वर्क डन इन द फ्लोइंग द चार्ज, मतलब चार्ज को फ्लो करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो ये जो वर्क डन है ये हमेशा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होगा, अगर किसी भी टाइप का लॉस नहीं हुआ है तब, ठीक है। तो आइडियल कंडीशंस में ये जो वर्क डन होगा हमें चार्ज को फ्लो कराने में, यही वर्क डन एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेजरमेंट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले करंट। करंट आई इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। जैसे कि इस ब्लैक बॉक्स के थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आई करंट जो है की वजह से Q अमाउंट ऑफ चार्ज T टाइम में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है। तो उसमें करंट कितना फ्लो करेगा? तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी ओवर, और Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। नाउ इफ V be the potential difference across black box, then work done in moving the charge from A to B। देखिए, एक यूनिट चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल के बराबर होता है, V के बराबर होता है। यानी कि यूनिट चार्ज को समझिएगा, यूनिट चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ता है? V वर्क डन करना पड़ता है। तो Q चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? Q इंटू V वर्क डन करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? QV के बराबर होगा, ठीक है। इसी चीज को हम यहां पर लिख रहे हैं।
W इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है। और यही वर्क डन जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल भी होगा। अब यहां पे मन करे तो आप लिख सकते हैं, Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, IT, ठीक है। देखने में सुंदर लगेगा अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, W इक्वल टू VIT, और यही जो वर्क डन है ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग इसको तीन फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो यहां पर V की जगह पर, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। V की जगह पे हम चाहें तो अगर मान लीजिए कि इसके अंदर जो ब्लैक बॉक्स है इसमें कोई रेजिस्टेंस R रखा गया है, ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंस रखा गया वो R रखा गया है। चलिए मैं इस बात को भी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इफ ब्लैक बॉक्स इज ए रजिस्टर R, देन, देखिए अगर रजिस्टर रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि जो वर्क डन है वो हीट में कन्वर्ट होगा। अगर ब्लैक बॉक्स की जगह पे आप मोटर लगा देंगे तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अगर आप ब्लैक बॉक्स की जगह पर बल्ब लगा देंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फिलहाल हमने यहाँ पे रजिस्टर लगाया है, ठीक है। जब रजिस्टर लगाएंगे तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू आर, और अगर आप पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा W इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है। तो यहां से हमने V को एलिमिनेट कर दिया तो ये फॉर्मूला भी हमारे सामने आ गया। अब इफ वी पुट इन इक्वेशन 2, अगर इस बार I को एलिमिनेट कर दीजिए तो I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई R, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, W इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर मान लीजिए 4 मान लिया। तो इस तरीके से 2, 3 और 4, 3 इक्वेशंस हमारे सामने आ जाते हैं। इन इक्वेशन को सुंदर लगेगा एक में लिख दें अगर हम, तो जो हमारी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या है, W इक्वल टू, एक फॉर्मूला तो VIT, दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर RT, और तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये तीन फॉर्मूला हमारे सामने है। हमें जिसकी जरूरत होगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उसके हिसाब से वो फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर, P से डिनोट करते हैं। आपको मालूम है पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, या वर्क डन अपॉन टाइम भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से पावर का जो फॉर्मूला होगा P इक्वल टू, वो क्या होगा, W बाई टी। और अगर आप W की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको मिलेगा, पहला जब वैल्यू पुट करेंगे VIT तो आपको मिलेगा VI, दूसरा पुट करेंगे तो I स्क्वायर R मिलेगा, तीसरा पुट करेंगे तो V स्क्वायर बाई R मिलेगा, ठीक है। SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वॉट, ये सब आपको मालूम भी होगा वैसे। सिंबल कैपिटल D से हम लोग, कैपिटल W से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर नहीं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है? किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? इफ 1 किलोवाट की एनर्जी हम 1 आवर के लिए स्पेंड करें तो जितनी एनर्जी हम खर्च करेंगे वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 1000 वाट, और आवर का मतलब हो जाएगा 3600 सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36 और पीछे 5 जीरो, वॉट इंटू सेकेंड। और वॉट इंटू सेकेंड का मतलब होता है जूल। उसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग 1 किलोवाट आवर कहते हैं। और आप अपनी डेली लाइफ में इसको आप यूनिट भी बोलते हैं। 1 यूनिट, आपके घर का जो बिजली का बिल आता है वो ऐसे आता होगा 200 यूनिट, 250 यूनिट। तो इसी इतनी एनर्जी को 1 यूनिट बोला जाता है। ठीक है, और इसी हिसाब से आप पेमेंट भी करते हैं। जैसे 1 यूनिट का मान लीजिए 7 रुपीज है, तो आपके घर में मान लीजिए 100 यूनिट का बिल आया, मतलब आप जो है 700 रुपीज का पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से वो काम करता है।